Friends, my name is called Ritik Raj and you are watching the E Squad Science channel. So this time हम लोग करने वाले हैं CBSE क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का फुल चैप्टर। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेसेस इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास मास हो और वो कोई जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हो तो उसे हम मैटर कहेंगे। So there are only two ways to classify the matter. पहला कि उसके पास मास होना चाहिए, दूसरा कि वो जो सब्सटेंस है वो किसी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हो। Introduction. When we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. जब हम अपने अगल-बगल देखते हैं तो हमारे अगल-बगल में बहुत से ऐसे चीज होते हैं, बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका शेप और साइज बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है? Everything in the universe is made up of material which scientists have named matter. हमारे यूनिवर्स में बहुत से ऐसे चीज हैं जो कि मटेरियल से बने हुए हैं जिन्हें हमारे साइंटिस्ट ने मैटर कहा है। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. जो हवा हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, stones, clouds, stars, plants और पानी की एक छोटी सी बूंद और बालू की एक छोटी सी पार्टिकल, वो सभी मैटर है। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water. Early जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जिसे वो पंच तत्व कहते थे। वो कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है? Modern day scientists have involved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. अब जो modern day scientists हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेसिस पे। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप हमें पढ़ने हैं। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर है, ये पार्टिकल्स है और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये हमारा मैटर है। ठीक है? There are some vacant space called voids in between these particles. और इनके बीच में कुछ खाली स्पेसेस है जिसे हम voids कहते हैं। ये जो येलोइश एरिया आप देख रहे हैं ये voids है। How small are these particles of matter? ये particles of matter कितने छोटे हैं? ठीक है? During the division, ultimately a stage is reached when the particles cannot be further divided into still smaller one. जब हम किसी मैटर का डिवीजन करते हैं तो उसके बाद कुछ एक ऐसा स्टेज आता है जब पार्टिकल्स जो है उससे छोटा में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है? So the particles of matter are very small. जो particles of matter है वो बहुत ही छोटे होते हैं। They are small beyond our imagination. ये हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। ये हम जितना इमेजिन नहीं कर सकते वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं। Characteristics of particles of matter. जो मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 3 होते हैं। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं।
दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। 1 minute guys. And the last characteristics of particles of matter is particles of matter attract each other। जो particles of matter हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं। तो हम अभी इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So let's start with our first characteristics of particles of matter, that is particles of matter have a space between them। There is sufficient space between the particles of matter। जो particles of matter है उसके बीच में sufficient space होता है, ठीक है। These spaces is known as interparticle spaces और इन space को हम interparticle space भी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो space है इसे हम voids भी कह सकते हैं, ओके। तो इस जो space होते हैं particles of matter के बीच में उनके दो नाम हुए, पहला इंटरपार्टिकल स्पेसेस और दूसरा voids, ओके। तो अब हम बात करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन पार्टिकल्स को एक साथ करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम मैटर टू मैटर। ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो हर मैटर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड ऑन इंटरपार्टिकल स्पेसेस voids प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में के जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर पे और दूसरा इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो कि voids है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर अरेंज्ड क्लोजली। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर इन लिक्विड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है लिक्विड में, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के, ठीक है। द लिस्ट इन गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो हम बात करेंगे अपने लास्ट और तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो स्थिर नहीं होते, एक जगह वो नहीं रह सकते। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वो हमेशा मूव करते रहते हैं। दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वो मूव करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। द टेम्परेचर राइज द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइज और इंक्रीज एंड पार्टिकल मूव फास्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पार्टिकल जो है मूव फास्टर, पार्टिकल बहुत ही तेजी में मूव करेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, second liquid state and the third gaseous state. These state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. जो characteristics हैं particles of matter के उनमें कुछ variations हैं जिसके कारण ये तीनों states of matter हमारे सामने आए। जैसे कि जो solid state है इसमें force of attraction particles का बहुत ही ज्यादा होता है, liquid में उससे कम होता है और gas में सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड। इन सॉलिड द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं। द इनर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर।
जो इनर पार्टिकल स्पेसेस है, जो वॉइड्स है इस सॉलिड के पार्टिकल्स का, वो कुछ 10 to the power -10 मीटर के होते हैं. There is a strong force of attraction between the particles of solid which holds them together. और यहाँ कुछ strong force of attraction होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो कि पार्टिकल्स को एक जगह होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. 1 minute guys. Due to this strong force of attraction, solids have different volume and cannot be compressed. और इसी strong force of attraction के कारण solid जो है उसके पास definite volume होता है और उसे दबाया नहीं जा सकता. Thus, the form of matter which possesses rigidity have definite volume, definite shape and incompressible in nature is known as solid. मैटर का एक ऐसा फॉर्म जो कि रिजिडिटी को पोसेस करता है और उसके पास कुछ डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है और वो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं. The liquid state. In liquid, particles are close together, but they are not as close as in solids. लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड्स में. The particles are somewhat loosely packed. और इस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ लूजली पैक्ड होते हैं. The interparticle space between them is in order of 10 to the power -7 meter to 10 to the power -9 meter. जो इंटरपार्टिकल स्पेस है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के बीच का, वो कुछ 10 to the power -7 मीटर से लेकर 10 to the power -9 मीटर तक का है. There is a strong interparticle force of attraction, but not so strong as in solid. यहाँ पर भी जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि सॉलिड में. Thus, the forms of matter which possesses fluidity have definite volume but not definite shape and almost incompressible in nature is known as liquid. मैटर का एक ऐसा फॉर्म जो कि फ्लूइडिटी को पोजेस करता है, उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है और वो इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में, उसे हम लिक्विड कहते हैं. The gaseous state. In gaseous, the particles are much farther apart from one another as compared to solids and liquid. जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही दूर होते हैं अगर हम उसे सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो. The interparticle spaces between the particles are very large. जो interparticle spaces हैं, जो voids हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं. वो गैसियस स्टेट में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. So the interparticle forces of attraction are the weakest. इसीलिए जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस स्टेट का, वो कमजोर होता है. Due to the weakest force of attraction, the particles of gases are free to move in any direction. और इसी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो पार्टिकल्स है गैसेस का, वो फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. Thus, the form of matter which possesses fluidity, neither definite shape nor definite volume, and have highest compressibility is known as gases. मैटर का एक ऐसा फॉर्म जिसमें फ्लूइडिटी को तो पोसेस किया जाता है, लेकिन ना तो उसके पास कोई शेप होता है और ना ही उसके पास कोई वॉल्यूम होता है, और वो बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं. और यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम तीनों स्टेट्स में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम. तो सॉलिड के केस में डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है लेकिन डिफिनिट होता है.
लिक्विड में इंडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड में इसका जो शेप होता है इंडिफिनिट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। गैसियस स्टेट की बात करें तो इंडिफिनिट शेप एज वेल एज इंडिफिनिट वॉल्यूम। जो गैसियस स्टेट में इंडिफिनिट शेप होता है और इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसके पास कोई फिक्स नहीं रहता कि हाँ इसके पास ये शेप है और इसके पास ये वॉल्यूम है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है और गैस में बहुत ज्यादा कम होता है। डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम जो कि सॉलिड में हाई, लिक्विड में सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है और गैस में बहुत ही ज्यादा कम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस सॉलिड्स में बहुत ज्यादा कम होता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड में कंपैरेटिवली लार्ज होता है, सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है लिक्विड का वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो लूजली पैक्ड है। और अगर हम बात करें गैस की तो वेरी लार्ज, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है गैस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, ये बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो कि सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है और गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी जो कि सॉलिड में वेरी हार्ड एंड रिजिड होता है, लेकिन ये फ्लूइड नहीं होता है। लिक्विड लेस रिजिड होता है लेकिन फ्लूइडिटी को फॉलो करता है। गैस में कंप्रेसिबल होता है, इसे दबाया जा सकता है, इसके पास लिस्ट रिजिड होता है और हाई फ्लूइड होता है। डिफ्यूजन में सॉलिड नेग्लिजिबल है, सॉलिड तो डिफ्यूज नहीं करेगा ना जल्दी। लिक्विड स्लो है और गैस में वेरी फास्ट है। मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी में सॉलिड बहुत ही कम है, लिक्विड कंपैरेटिवली हाई है सॉलिड के अकॉर्डिंग और गैस बहुत ही ज्यादा हाई है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है गैस के पास। सो अब हम बात करते हैं द कॉमन यूनिट एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर का यूज करते हैं। हेंस द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस which is used to measure the melting point, boiling point etc. जो कॉमन यूनिट होता है टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। डिग्री सेल्सियस इज रिटन इन डिग्री सी इन शॉर्ट। डिग्री सेल्सियस जो होता है उसे हम डिग्री सी लिखते हैं छोटे स्तर पे लिखने के लिए। The melting point of ice on Celsius scale is 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। The boiling point of ice on Celsius scale is 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइस का अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल भी एक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, ठीक है। केल्विन स्केल इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल विच इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट फॉर द रिसर्च वर्क। केल्विन स्केल जो है उसे हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, किसी भी रिसर्च वाले काम में यूज करते हैं इसे। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। Kelvin is denoted by capital K। Kelvin को हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। Kelvin is the best scale for measuring temperature because all the temperature on this scale are always positive। Kelvin जो है वो बेस्ट स्केल है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि इस पे जो टेम्परेचर आता है इसके जो स्केल पे टेम्परेचर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में।
फ़ारेनहाइट स्केल इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है ये एक और मेजरिंग स्केल है टेम्परेचर का। इसे हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री एफ। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। The boiling point of water in Fahrenheit scale is 212 degree Fahrenheit। जो boiling point होता है वाटर का according to Fahrenheit scale वो 212 डिग्री Fahrenheit होता है। और अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जो कि आपको टेम्परेचर के रिलेटिव न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर इन केल्विन निकल जाएगा। और अगर टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है और हमको निकालना है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल पे तो हम टेम्परेचर इन केल्विन से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस निकल जाएगा। और अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर और हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे सेल्सियस की जगह टेम्परेचर इन केल्विन दिया रहता तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू अंडर ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ केल्विन माइनस 273 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे प्लस 32। ओके, इस इक्वेशन को यहाँ सेल्सियस के इस जगह पे पुट कर देंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हाँ, मैटर तो अपना स्टेट को चेंज करता ही है। जैसे कि अपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल ले लो वाटर का, ठीक है। अगर वो आइस में है एज ए सॉलिड तो वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? रेफ्रिजरेटर से। वाटर जो कि एक लिक्विड है कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जा सकता है? टैप से। वाटर वेपर कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जा सकता है? जो कि एक गैस होता है, वाटर को बॉयल करके उसे ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। These state of matter differ from each other because of the difference in the attracting force and interparticle spaces। ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये जो आइस हो गए, वाटर हो गए, वाटर वेपर हो गए, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, ये सब अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका अट्रैक्टिंग फोर्स और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे सॉलिड में अट्रैक्टिंग फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। वाटर में जो होता है अट्रैक्टिंग फोर्स तुम्हारा इसमें भी ज्यादा होता है लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा उससे कम होता है। और वाटर वेपर जो कि अट्रैक्टिंग फोर्स इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है। How solids change in liquid? On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉलिड्स का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा बहुत ही तेज स्पीड से, ठीक है। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles। जो एनर्जी हम सप्लाइड कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए पार्टिकल्स के बीच से सॉलिड का। The particles leave their fixed position and start moving more freely। जो पार्टिकल्स हैं वो अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे और मूव करने लगेंगे इधर उधर। A stage is reached when solid melts and is converted to a liquid। एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉलिड मेल्ट कर जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू द गैसियस फेज इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड फेज में है और वो गैसियस फेज में चेंज हो जा रहा है, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। और ये चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिक्विड फेज गैसियस फेज पे
चेंज हो जा रहा है तो उसे हम वेपराइजेशन कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो है एयर में है वो चेंज हो जा रहा है लिक्विड वाटर में, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब जो वाटर वेपर है, जो गैस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, तो उससे उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस स्टेट और वेपर टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ तो लिखा नहीं है, वैसे रट लो, सब्लिमेशन होता है। जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड से गैस का या फिर गैस से सॉलिड का, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग इज अ फेज चेंज ऑफ मैटर दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। जो अगर लिक्विड फेज से अगर सॉलिड बनता है, सॉलिड में कन्वर्जन होता है, तो उसे हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। A physical process that results in the phase transition of a substance from solid to liquid is known as melting or fusion. एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो चेंज कर जा रहा है लिक्विड में, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम है जिसे हम समझ सकते हैं कि कौन किससे में अगर चेंज करेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे लिक्विड से अगर गैस स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर गैस से सॉलिड या सॉलिड से हम सब्लिमेशन कहते हैं। देखो दोनों जगह सब्लिमेशन है, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों केस में हम सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है। अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है। इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। और अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसे हम फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग। इवेपोरेशन। द लिक्विड स्टेट कैन बी चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट आइदर बाय डिक्रीजिंग प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो लिक्विड स्टेट होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है प्रेशर को घटा के या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करके। उसके पास दो मेथड्स है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होने के, या तो वो प्रेशर को डिक्रीज कर दे या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एक ऐसा फेनोमेना जिसमें लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के कम में ही टेम्परेचर में ही बॉयल कर जाता है। मतलब एक ऐसा फेनोमेना जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड से कम टेम्परेचर में ही वो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके। Factor affecting the evaporation. पहला है surface area. Evaporation is a surface phenomenon. Hence, the rate of evaporation increases on increasing surface area. Evaporation एक surface phenomenon है, इसीलिए अगर हम surface area को बढ़ा दें तो हमारा evaporation भी बढ़ेगा। Temperature. The rate of evaporation increases on increasing temperature. अगर हम temperature को बढ़ा दें तो हमारा evaporation भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ये एक स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड तो होता है, साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इन द लिक्विड का, मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनको उसके वो जो स्ट्रेंथ होते हैं उसको वो कम कर देता है। उसको गैस, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में जा रहा है ना, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वहां पे लो होता है। ह्यूमिडिटी, इसे हम उमस भी कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। स्पीड ऑफ विंड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन द स्पीड ऑफ विंड। अगर विंड का स्पीड बढ़ेगा
तो इवेपोरेशन भी तेजी से होगा। नेचर ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। How does evaporation cause cooling? In an open vessels, the liquid keeps on evaporation. एक ओपन वेसल्स है जिसमें से लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. तब जो पार्टिकल्स है लिक्विड में वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपने इवेपोरेशन के समय एनर्जी को खर्च कर सके। So this absorption of energy from the surroundings makes the surroundings cold. यही जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है सराउंडिंग से सराउंडिंग को कोल्ड बनाता है, ठीक है। Why should we wear cotton cloths in summer? हमें समर्स में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो during summer we perspire more because the mechanism of our body which keeps us cool. हमें समर में कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी का वैसा ही मैकेनिज्म कुछ होता है जो हमें उस समय कूल करता है हमारे बॉडी को। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. जो इवेपोरेशन के समय जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का वो अपने सराउंडिंग या फिर किसी भी बॉडी सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे वेपर बनाता है। उसे वेपर इसलिए वो क्या करता है इवेपोराइजेशन करता है, ठीक है। सो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। जो हीट एनर्जी होता है हमारे बॉडी से जो एब्जॉर्ब करता है लिक्विड का पार्टिकल्स वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होता है जो कि हमारे बॉडी को कूल करता है, ठीक है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जब आइस कोल्ड वाटर हम किसी ग्लास या टम्बलर में रखते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे पानी की एक छोटी छोटी बूंद वाला तुमको दिखता होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स तुमको दिखता होगा। लेकिन ये क्यों दिखता है इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Let us take some ice cold water in a tumbler. टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर रख दो, बर्फ जैसा ठंडा पानी उसमें रख दो। Soon we will see water droplets on the outer surface of tumbler. और जल्दी ही हम देखेंगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है टम्बलर के आउटर सरफेस पे आ गया है। The water vapor present in air, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड ग्लास के कॉन्टेक्ट में अगर वो आता है तो लूजेस एनर्जी को अपने लूज करता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ओवरऑल बात ये है कि जो वाटर वेपर है हमारे वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट है अगर वो कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में अगर आते हैं, आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में अगर जो वो आते हैं तो अपने एनर्जी को लॉस कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। जैसे हम उसे वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1, तो देखो मैंने पहले एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसमें आधा बीकर पानी भर लिया और उसके बाद मैंने इसमें साल्ट डाल दिया। तो साल्ट देखो यहाँ रेड वाला जो पार्टिकल्स है यहाँ साल्ट है और यहाँ ब्लू वाला जो पार्टिकल्स है वो वाटर है, ठीक है। और अब मैंने इसे मिला दिया। जब ये मिक्स हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हमें इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तो देखो जो इसका लेवल है वाटर ऑफ लेवल ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, तो देखो जो लिक्विड है उसमें जो कुछ स्पेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये जैसे देखो ये ब्लूइश स्काई ब्लूइश जो कलर्ड है ये हमारा स्पेस है और इस स्पेस का क्या नाम है, इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर वॉइड्स। तो इसी स्पेस में जो हमारा साल्ट है वो जाकर मिक्स हो जाता है, इसी कारण जो लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज नहीं करता है।
एक्टिविटी नंबर 2। तो देखो इसमें मैंने 100 ml पहले वाटर ले लिया, एकदम ये जो वाटर है फिल्टर्ड वाटर है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स नहीं है। और अब मैंने इस जो बीकर है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मैंने ड्रॉप कर दिया, तो वो कुछ ऐसा कलर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें से मैंने 10 ml जो है ले लिया वाटर, जो पोटेशियम परमैंगनेट जो मिक्सअप वाला वाटर है मैंने ये ले लिया, और फिर से मैंने ऐसा ही एक 100 ml फिल्टर्ड वाटर में उसे डाल दिया, तो उसका कलर कुछ ऐसा हो गया। फिर यही प्रोसेस मैंने 2 और बीकर में किया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है और कुछ दिखने लग रहा है अब। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो हम इमेजिन भी नहीं कर